नंबर 1, पृथ्वी के अंतिम सच्चे घुमंतु। मंगोलिया में दैनिक जीवन ऐसा लगता है मानो इतिहास सांस ले रहा हो। आज भी लाखों लोग दुनिया की आखिरी सच्ची घुमंतु जीवन शैली का पालन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पूर्वज हजारों साल पहले किया करते थे। उनके घर, जिन्हें गेर कहा जाता है, सीधे सादे होने के बावजूद अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण है। लकड़ी के ढांचे और मोटी ऊन से बने ये गेर 1 घंटे से भी कम समय में उखाड़कर पैक किए जा सकते हैं और नए स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि घुमंतु बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? कुछ बच्चे रोज किलोमीटरों की दूरी घोड़े पर तय करके स्कूल पहुंचते हैं, कुछ विशेष छात्रावासों में रहते हैं और सरकार दूर दराज के इलाकों में मोबाइल शिक्षक भेजती है। चाहे वे कितने भी दूर यात्रा करें, हर बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है। नंबर 2, न नहाना न शौच के लिए नदी का उपयोग। कई मंगोलियाई लोगों के लिए 1 महीना, यहाँ तक कि कई महीनों तक न नहाना कोई असामान्य बात नहीं है और इसका आलस्य से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। ये आदत उन प्राचीन मान्यताओं से आती है जो चंगेज खां के युग तक जाती है। पुराने समय में मंगोल योद्धा मानते थे कि नदियाँ और झीलें शक्तिशाली आत्माओं का पवित्र घर है। उनमें नहाना न केवल असम्मान माना जाता था बल्कि खतरनाक भी। इसलिए लंबी सैन्य यात्राओं के दौरान सैनिकों को कड़ाई से नहाने से मना किया जाता था। शरीर की गंध को बुरा नहीं माना जाता था, उसे व्यक्ति की प्राकृतिक पहचान माना जाता था। आज भी कठोर सर्दियों और सीमित जल स्रोतों के कारण कई लोग अन्य संस्कृतियों की तुलना में कम नहाते हैं। वे धुएं से शुद्धिकरण, जड़ी बूटी के भाप स्नान और साफ कपड़ों का उपयोग करके ताजगी बनाए रखते हैं। नंबर 3, अतिथि सत्कार। मंगोलियाई आतिथ्य कभी इतना गहरा था कि मेजबान कभी कभी किसी पुरुष अतिथि के लिए अपनी पत्नी या बेटी को सोने के लिए साथ भेज देता था, लेकिन इसका रूमानी भाव से कोई संबंध नहीं था। घास के मैदानों की कड़ाके की ठंड में ये केवल यात्री को जिंदा रखने का एक तरीका था। गर्माहट देना सबसे बड़ी दया माना जाता था, क्योंकि अतिथि को स्वर्ग द्वारा भेजी गई आशीष समझा जाता था। लेकिन इसे रोमांटिक चित्रों में न देखें। याद रखिए, घुमंतु लोग कम नहाते थे, भारी बकरे का मांस खाते थे और मोटे अनधुले कपड़े पहनते थे। हकीकत उतनी आकर्षक नहीं थी। आज ये पुरानी प्रथा सिर्फ कुछ अत्यंत दूरस्थ समुदायों में ही मिलती है। नंबर 4, घोड़ा ढूंढो दुल्हन पाओ। मंगोलियाई शादी की परंपराएं साहसिक, जीवंत और आम शादियों से बिल्कुल अलग है। शादी शुरू होने से पहले दुल्हन का परिवार एक अनोखा खेल खेलता है। वे दूल्हे के घोड़े को खुला छोड़ देते हैं और दूल्हे को उसे सच्चे मैदान योद्धा की तरह ढूंढ कर लाना होता है और तभी वह अगले चरण में प्रवेश कर सकता है। दुल्हन के परिवार द्वारा उसे दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए उसे 3 बार शराब परोसने का रिवाज है और प्राचीन समय में पिता के मृत्यु के बाद सबसे छोटा बेटा पिता की पत्नियों का उत्तराधिकारी बन सकता था, अपनी सगी माँ को छोड़कर। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हालांकि कई लोग कहते थे कि पत्नियां सबसे मूल्यवान विरासत होती थी। आप इस परंपरा का पालन करते या भाग खड़े होते? नंबर 5, शिक्षित महिलाएं लेकिन साथी की तलाश में संघर्ष। आज मंगोलिया एक सामाजिक विरोधाभास का सामना कर रहा है। देश की महिलाएं एशिया की सबसे शिक्षित महिलाओं में गिनी जाती है। वे विश्वविद्यालयों, सरकारी दफ्तरों और पेशेवरों क्षेत्रों में अग्रणी हैं। फिर भी कई महिलाएं जीवन साथी खोजने में कठिनाई महसूस करती है, कारण समाज पूरी तरह उनके बराबर विकसित नहीं हुआ है। पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं अब भी मौजूद है, विशेषकर
ग्रामीण इलाकों में जहां पुरुषों से पशुपालन की अपेक्षा की जाती है और महिलाओं से घर संभालने की। परिणाम स्वरूप एक ऐसी पीढ़ी उभर रही है जिसमें महिलाएं मजबूत, स्वतंत्र है और बराबरी से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं। ये एक शांति क्रांति है जो न सड़कों पर हो रही है, न राजनीति में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में। ये महिलाएं मंगोलिया का भविष्य बदल रही है, ये साबित करते हुए कि प्रगति परंपरा की छाया में भी संभव है। नंबर 6, दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी। स्वागत है उलान बातार में, दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, कारे बर्फ के ढेर जैसी दिखने लगती है और हवा खुद जमकर धुंध बन जाती है। 1 मिलियन से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। ऊन, कश्मीरी और हिम्मत के कई परतों में लिपटे हुए। कोयलों से चलने वाले स्टोव का धुआं हवा में घुल जाता है, जो एक और जीवन रक्षक है क्योंकि उससे घर गर्म रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आसमान को प्रदूषण से भर देता है। यह जीवन एक संघर्ष है, लेकिन ऐसा संघर्ष जिसे लोग अटूट जज्बे के साथ लड़ते हैं। नंबर 7, लगभग पूरी तरह मांस पर आधारित भोजन। मंगोलिया में आप ये नहीं पूछते कि खाने में मांस है या नहीं, आप पूछते हैं कि कौन सा मांस है। परंपरागत आहार पूरी तरह मांसाहारी है। भेड़, गाय, बकरा, यहाँ तक कि घोड़े का मांस भी। सब्जियाँ कम मिलती है, विशेषकर सर्दियों में जब ज़मीन महीनों तक जमी रहती है। प्रसिद्ध व्यंजन बोदोग बकरे की खाल के भीतर ही पकाया जाता है। गरम पत्थर अंदर भर दिए जाते हैं जब तक कि मांस खुद ब खुद भाप न बन जाए। एक और प्रिय व्यंजन बूझ है, रसदार मांस से भरे पकोड़े। ये व्यंजन सरल, पौष्टिक और कठोर मौसम के अनुकूल बने हैं। जब साल के आधे हिस्से में तापमान 0 से नीचे रहता है, तब मांस भोजन ही नहीं, ऊर्जा भी बन जाता है। हर कैलोरी मायने रखती है। नंबर 8, चरम देश की रातें। आप शायद उम्मीद न करें कि दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक की रातें इतनी रंगीन होगी, लेकिन उलान बातार आपको चकित कर देता है। रात होते ही शहर चमक उठता है। बारों में लाइव म्यूजिक गूंजता है, क्लबों में इलेक्ट्रॉनिक धुएं उठती बैठती है और कराओके कमरों में हंसी भर देती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये अभिव्यक्ति है। सदियों तक साम्राज्यों और फिर साम्यवाद के साए में रहने के बाद मंगोलिया की युवा पीढ़ी अपनी आवाज़ वापस पा रही है। रात उनका मंच है जहां वे अपनी पहचान, गर्व, संगीत और स्वतंत्रता के साथ नए सिरे से लिख रहे हैं। नंबर 9, परिवहन का अराजक जादू जो किसी तरह चलता ही रहता है। यदि आप कभी उलान बातार से बाहर यात्रा करें तो अपने जीवन की सबसे रोमांचक सवारी के लिए तैयार रहिए। यहाँ सड़कें अक्सर अचानक गायब होकर मिट्टी के पत्थरों में बदल जाती है, जो नदियों और पहाड़ों के बीच जिगजैग करती हुई निकलती है। GPS भरोसेमंद नहीं होता, नक्शे निर्देश नहीं, बस सुझाव देते हैं। फिर भी किसी तरह मंगोलियाई परिवहन चलता है। ये अराजक है, अनिश्चित है और अक्सर हंसी से भर देता है, पर यही इसकी सुंदरता है। उस धरती पर जहाँ प्रकृति अपने खुद के नियम बनाती है, वह अनुकूलन ही सबसे बड़ी कला बन जाती है। नंबर 10, संसाधनों में धनवान, वास्तविकता में गरीब। क्या आप जानते हैं कि मंगोलिया खनिजों के खजाने पर बैठा हुआ है? सोना, तांबा, कोयला और दुर्लभ धातुएं जो आधुनिक दुनिया को शक्ति देती है, लेकिन ये दौलत बड़ी कीमत लेकर आई है। लाभ का अधिकांश हिस्सा देश के बाहर चला जाता है, जबकि कई मंगोलियाई आज भी गरीबी में जीवन बिताते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार अपने पशुधन पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं और एक कठोर मौसम से दूसरे कठोर मौसम तक संघर्ष करते हैं। ये विरोधाभास दिल तोड़ देने वाला है।
धन संपदा से भरपूर जमीन, लेकिन वास्तविकता में गरीबी। फिर भी यहाँ के लोग मानते हैं कि सच्ची संपत्ति धरती में नहीं, आकाश में है, यानी चलने फिरने की स्वतंत्रता, खुलेपन में जीने का अधिकार और अपने ही लय में जीवन बिताने की आज़ादी। नंबर 11, प्राचीन योद्धा संस्कृति का उत्सव। हर गर्मी में मंगोलिया रंग, ऊर्जा और गर्व से भर उठता है। नादाम के लिए देश का सबसे बड़ा उत्सव। ये 3 पुरुषार्थ खेलों का उत्सव है: कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़दौड़। वे कौशल जिनकी कद्र चंगेज खान के योद्धा करते थे। कुश्तीबाज खुले बनियान और जूते पहनते हैं, जो ईमानदारी और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। तीरंदाज पुरुष और महिलाएं प्राचीन सटीकता के साथ निशाना साधते हैं और सबसे मनमोहक दृश्य होता है 5 वर्ष तक के बच्चे विस्तृत मैदान पर घोड़ों की दौड़ में भाग लेते हुए, जिन्हें हजारों लोग उत्सव से चीयर करते हैं। नादाम केवल प्रतिस्पर्धी नहीं, ये अतीत से जीवंत संबंध है, एक याद दिलाने वाला त्योहार कि मंगोलियाई हमेशा से सहनशक्ति और साहस के योद्धा रहे हैं। नंबर 12, पवित्र पर्वत और प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताएं। बौद्ध धर्म से भी पहले, मंदिरों से भी पहले मंगोलियाई लोग तेंगेर, अनंत नीले आकाश की उपासना करते थे। हर पर्वत, हर नदी, हर पेड़ को आत्मा वाला माना जाता था। आज भी यात्री ओवो पत्थरों के ढेर जिन पर नीले स्कार्फ बांधे होते हैं, उनके पास रुककर प्रार्थना करते हैं। वे इन पवित्र चिन्हों के चारों ओर 3 बार घूमते हैं और सुरक्षा यात्रा के लिए आकाश से आशीर्वाद मांगते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें दिव्यता ऊपर नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर हमारी सांसों में बसती है। नंबर 13, बेकाल की छोटी बहन निर्मल खोव्सगोल झील। उत्तर में स्थित है खोव्सगोल झील, स्वर्ग का दर्पण, जिसे अक्सर बेकाल की छोटी बहन कहा जाता है। इसका जल इतना शुद्ध है कि किनारे से ही सीधे पिया जा सकता है। घने जंगलों से घिरी ये झील मंगोलिया के लगभग 70% मीठे पानी को संजोए हुए है। गर्मियों में घुमंतू अपने झुंडों के साथ यहाँ आते हैं और इसकी शांत तटरेखाओं पर डेरा डालते हैं। यहाँ की नीरवता गहरी होती है, जिसे बस किसी चील की पुकार या मछली की हल्की लहर तोड़ती है। यात्रियों के लिए खोव्सगोल एक आश्रय है। मंगोलियाई लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थान है। इस बात का प्रमाण कि बदलते समय के बीच भी पवित्रता कहीं न कहीं आज भी मौजूद है। नंबर 14, गोबी मरुस्थल, डायनासोरों का विशाल खजाना। कठोर, मौन और अनंत पसरा हुआ गोबी मरुस्थल पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छिपाए हुए है। इसकी रेत के नीचे प्राचीन जीवाश्म दबे हैं, पूरे के पूरे डायनासोर कंकाल और यहाँ तक कि उनके अंडे के घोंसले भी। 1920 के दशक में वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले डायनासोर अंडे यही खोजे थे। तब से गोबी विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए खजाना बन गया है। गोबी एक विरोधाभास है, सुना पर फिर भी जीवित, खाली फिर भी रहस्यों से भरा हुआ। नंबर 15, मंगोलिया में जीवित रहने के लिए आवश्यक यात्रा सुझाव। क्या आप मंगोलिया घूमने की सोच रहे हैं? तो तैयार रहिए जीवन के सबसे बड़े रोमांच के लिए और सबसे बड़ी चुनौती के लिए भी। यहाँ मौसम आपकी मनस्थिति से भी तेज बदलता है। एक ही दिन में चारों मौसमों का सामना करने के लिए सामान रखें। कुछ मंगोलियाई शब्द जरूर सीख लें, वे आपको ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिन्हें पैसे भी नहीं खोल पाते। कभी भी किसी मेजबान द्वारा दी गई चाय या भोजन को मना न करें, ये विश्वास का प्रतीक होता है। और याद रखें, घास के मैदानों में दिशाएं सड़क के नामों से नहीं, नदियों, पहाड़ियों और तारों से बताई जाती है। जीपीएस का सिग्नल खो सकता है, लेकिन आप उससे कई अधिक कीमती चीज़ें पाएंगे, धरती से और खुद से एक गहरा संबंध।